143. So it's 140. Question number 140. And the question is, if AR is the coefficient of x raised to r in the expansion of, so AR is nothing but coefficient of x raised to r in the expansion of 1 plus x square bracket raised to n, then we have to find out the value of a1 minus 2a2 plus 3a3 minus dot 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 up to minus 2n a2n. So given is AR, which is nothing but coefficient of x raised to r basically. AR is equal to coefficient of x raised to r in the expansion of 1 plus x square bracket raised to n. Then we have to find out value of a1 minus 2a2 plus 3a3 minus dot 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 up to minus 2n a2n. Now see here in this question, generally what we do, अगर 1 प्लस एक्स रेस टू एन होता था तो हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू आर के लिए एक फार्मूला है, इट इज नथिंग बट एनसीआर. 1 प्लस एक्स ब्रैकेट रेस टू एन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू आर क्या होता है, एनसीआर. बट यहाँ पर बायनोमियल नहीं है, इट इज अ ट्राइनोमियल. ठीक है, इट इज अ ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल और मल्टीनोमियल. तो इसके लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है. सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन डिफरेंट वे. जिस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इट मीन्स व्हाट, AR is coefficient of x raised to r. ठीक, तो x raised to 0 का कोएफिशिएंट कौन होगा, a0, x raised to 1 का a1, x raised to 2 का a2, वही है देखिए a1 a2 a3. ठीक, तो हम यहाँ पर इसका एक्सपेंशन लिखते हैं. 1 plus x square bracket raised to n is nothing but सबसे पहले आएगा a0 कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 0. अब इसका जो एक्सपेंशन होगा इसमें क्या आएगा, इट विल बी अ पॉलिनोमियल इन x, सो देयर विल बी पावर्स ऑफ x. तो a0 के साथ आएगा x रेस टू 0 जो कि 1 होता है, मैंने लिखा नहीं. फिर प्लस a1 के साथ आएगा x रेस टू 1 प्लस a2 के साथ आएगा x रेस टू 2 प्लस a3 के साथ आएगा x रेस टू 3. ठीक है, प्लस एंड सो ऑन अप टू व्हाट. सो लास्ट टर्म देखिए, इसकी लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म मींस द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट इज द हाईएस्ट पावर टर्म, व्हिच इज नथिंग बट x स्क्वायर रेज टू n. इट मींस इट इज x रेज टू 2n. सो ऑब्वियसली अगर लास्ट टर्म x रेज टू 2n आती होगी तो कोएफिशिएंट कौन होगा, a2n होगा, क्योंकि x क्यूब का कोएफिशिएंट a3, x स्क्वायर का a2, x रेस टू 1 का a1, x रेस टू 0 का a0, तो ऐसे x रेस टू 2n का a2n. ठीक, तो हमने कोएफिशिएंट अलग तरीके से इसका एक्सपेंशन लिख दिया. ठीक, अब आगे जो कंसेप्ट यहाँ पर है, आगे जो कंसेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है, इन दैट कंसेप्ट हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है. टू डिफरेंशिएट दिस टर्म्स. अब डिफरेंशिएशन क्यों करना है उसको ध्यान में लेते हैं. अब डिफरेंशिएशन कैसे करना है, सो आई विल राइट इट हियर, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड. डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, देन ओनली वी विल रीच एट दिस रिजल्ट. जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तभी यहाँ पर हम रीच करेंगे इस रिजल्ट को. ठीक, तो डिफरेंशिएशन के लिए अब कुछ फार्मूले में आपको बताऊंगा डेरिवेटिव के. ddx, ठीक है, ddx means derivative with respect to x of what, of x raised to n is nothing but n x raised to n minus 1. So that is the formula from derivatives. ddx of x raised to n is n x raised to n minus 1. x raised to n का डेरिवेटिव क्या होता है, n into x raised to n minus 1 होता है.
ठीक, तो हम यहाँ पर वही चीज यूज करेंगे। लेकिन इधर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर x नहीं है ब्रैकेट में। ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एंड फिर ब्रैकेट रेस टू n है। तो इसी फार्मूला को जब हम अलग तरीके से लिखते हैं, सो इट कैन बी रिटन इन दिस वे, दैट इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ये तो हो गया बेसिक स्टैंडर्ड फार्मूला। तो मैं ले रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन ddx ऑफ, अगर मान लीजिए x नहीं है और x की जगह पर अगर f ऑफ x होगा, ठीक, और ब्रैकेट रेस टू n होगा, x की जगह पर क्या आ गया, f ऑफ x और ब्रैकेट रेस टू n, तो यही फार्मूला यूज होगा, n x रेस टू n माइनस 1, तो ये हो जाएगा n, x की जगह पर कौन है, f ऑफ x रेस टू n माइनस 1। लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों, जो हमने स्टैंडर्ड फार्मूला लिखा है इट इज फॉर x, बट हियर इट इज नॉट x, इट इज व्हाट, इट इज f ऑफ x। तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है यहाँ पर इनटू f डैश ऑफ x। फार्मूला हमने वही यूज किया, n x रेस टू n माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा n f ऑफ x रेस टू n माइनस 1, लेकिन इनटू क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, which is nothing but f dash of x. Clear? So this f dash of x is nothing but ddx of f of x. So this is called a concept of derivative of composite function. When x is replaced by f of x, we can use the same formula, replacing x by f of x, but you have to multiply it by f dash of x. And what is f dash of x? It is ddx of f of x. क्लियर? तो अभी के लिए इतना बस ध्यान में रखिए, इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव इतना ही लगने वाला है। तो हम डेरिवेटिव करते दोनों साइड का, ये ब्रैकेट में जो इट इज f ऑफ x ब्रैकेट रेस टू n, तो इसका आंसर हो जाएगा n इनटू f ऑफ x रेस टू n माइनस 1 इनटू f डैश ऑफ x। अब f डैश ऑफ x मतलब क्या, तो ddx ऑफ f ऑफ x, मतलब जो ब्रैकेट में है उसका डेरिवेटिव। चलिए मैं लिख लेता हूँ ddx ऑफ f ऑफ x, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या होगा, राइट हैंड साइड, हियर इट इज a0, सो a0, a1, a2, a3 ऑल आर कांस्टेंट्स। ठीक है, ये सारे क्या है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है ऑफ व्हाट, ऑफ x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, सो ऑन। ठीक, अब और एक रूल यहाँ पर ध्यान रखिए, ddx ऑफ k, ddx ऑफ k, where k is what, it is a constant, means it is free from x. So ddx of k is equal to 0. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। जब हम डेरिवेटिव पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्यों 0 होता है। ठीक है, तो एक फार्मूला ध्यान में रखिए, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होता है। ठीक, तो ये जो a0 इट इज व्हाट, इट इज अ कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। लेकिन अगर कांस्टेंट के साथ कोई टर्म होगी, जैसे कि x है या फिर एक्स स्क्वायर है या फिर एक्स क्यूब है, तो इन दैट केस डेरिवेटिव हम इस तरीके से निकालते हैं, ddx ऑफ k इंटू f ऑफ x। मतलब क्या, कांस्टेंट जब अकेला था तो उसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। लेकिन अगर कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन आ गया x का, तो क्या होगा, कांस्टेंट रिमेन्स एज इट इज k, और जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव हम लेंगे, सो ddx ऑफ f ऑफ x। क्लियर? सो इट इज समवॉट लाइक इट्स बॉडीगार्ड, है ना, कांस्टेंट है, अकेला है तो उसको मार पीट के 0 कर दिया। लेकिन अगर उसके साथ उसका बॉडीगार्ड है तो फिर हम इसको 0 नहीं करेंगे, कांस्टेंट विल रिमेन एज इट इज। जो कुछ भी होना है, मारपीट जो भी होनी है वो किसके साथ होगी, f ऑफ x के साथ होगी। क्या होगा उसके साथ, उसका डेरिवेटिव निकल जाएगा। ठीक है, उसका डेरिवेटिव निकल जाएगा, कांस्टेंट को कुछ भी फर्क नहीं गिरेगा। क्लियर? तो ये ध्यान में रखिए, कांस्टेंट अकेला है तो 0 हो जाएगा, किसी के साथ है तो इट विल रिमेन एज इट इज, और जिसके साथ है उसका डेरिवेटिव निकलेगा। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या होगा, दिस इज व्हाट a1x। अब हमने जो ये बेसिक फार्मूला लिखा ddx ऑफ x रेस टू n का, यहाँ से
हम x की किसी भी पावर का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल यहां पर गया, ठीक, डी डी एक्स ऑफ, मैं x की पावर लेना स्टार्ट करता हूँ, x रेस टू n था, x रेस टू 1 हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 लिया मैंने, तो हो जाएगा n मतलब कि 1 इंटू एक्स रेस टू 1 माइनस 1, सो इट कम्स आउट टू 1 इंटू एक्स, 1 इंटू तो हम लिखेंगे नहीं, फिर हो जाएगा एक्स रेस टू 1 माइनस 1 मतलब 0, विच इज नथिंग बट 1। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 1 मतलब कि x इज ऑलवेज 1। नेक्स्ट, अगर आप डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n एक्स रेस टू n माइनस 1 मतलब कि 2 एक्स रेस टू 1, खाली x लिखेंगे। जब हम डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब लेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू एक्स रेस टू 3 माइनस 1 विच इज नथिंग बट 3x स्क्वायर। तो पैटर्न अब आपके ध्यान में आया होगा, पैटर्न किस तरीके से चल रहा है, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। तो इसी तरीके से जब आप एक्स रेस टू 4 का डेरिवेटिव लिखेंगे, ठीक है, इसी तरीके से आगे चलते चलते जब हम एक्स रेस टू 4 का डेरिवेटिव लिखेंगे, इट विल बी व्हाट, 4 एक्स रेस टू 3, एक्स रेस टू 5 का क्या होगा, 5 एक्स रेस टू 4। वैसे ही आगे चलते चलते अगर आपको पूछा गया कि एक्स रेस टू 2020 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो कौन बताएगा, एक्स रेस टू 6 का 6, एक्स रेस टू 5, एक्स रेस टू 7 का 7, एक्स रेस टू 6, एक्स रेस टू 8 का 8, एक्स रेस टू 7। इस तरीके से एक्स रेस टू 2020 का 2020, एक्स रेस टू 2019 हो जाएगा। ठीक, तो ये फार्मूला आप ध्यान में रखिए, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2020 इंटू एक्स रेस टू 2019। क्लियर, तो ये हम फार्मूला यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो पहले a0 मतलब कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव हो गया 0 प्लस a1x, नाउ व्हाट इज a1x, a1x का डेरिवेटिव क्या होगा, a1 विल रिमेन एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1, तो a1 into 1 a1 लिख दिया मैंने, प्लस a2x स्क्वायर, अब a2 a3 ऑल विल रिमेन एज इट इज, कांस्टेंट रिमेन्स एज इट इज, डेरिवेटिव निकलता है x के फंक्शन का। अब x का फंक्शन कोई भी हो सकता है, x स्क्वायर होगा, sin x होगा, log x होगा, tan x होगा, e रेस टू x होगा, a रेस टू x होगा, व्हाटएवर। यहाँ पर तो हमारे लिए बस x रेस टू en वाला एक ही फार्मूला है। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, तो ये हो जाएगा 2a2x, फिर x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, तो प्लस होगा 3a3x स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, प्लस द लास्ट टर्म a to n एज इट इज, x रेस टू 2n का डेरिवेटिव होगा 2n a to n एज इट इज x रेस टू 2n माइनस 1। क्लियर, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये चीज हमने क्यों करी, तो अब देखिए आप यहाँ पर आपको साइन चाहिए, माइनस प्लस माइनस प्लस, उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन इसका करना पड़ेगा, उसी चीज के लिए हमने इसका डिफरेंशिएशन किया हुआ है। क्योंकि अब a0 जो है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा उसमें a0 है क्या, नहीं है, देखिए यहाँ पर a0 नहीं है, a1 है पॉजिटिव, a1 भी है, a2 आपका नेगेटिव है, तो a2 को हम नेगेटिव कर सकते हैं, कैसे करेंगे आगे देखते हैं। अब ये तो हमने लिख दिया, आगे क्या हो जाएगा, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करते हैं, n इंटू 1 प्लस x स्क्वायर रेस टू n माइनस 1 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो 1 का डेरिवेटिव होगा 0, मैं लिखूंगा नहीं, x का डेरिवेटिव होगा 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज, राइट हैंड साइड यही। क्लियर, अब मुझे जो रिजल्ट पूछा गया है जिसका क्या आंसर हमें निकालना है यहाँ पर, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट आंसर ऑफ दिस, उसमें क्या है a1, तो a1 यहाँ पर है माइनस 2a2, अब ये प्लस 2a2 इंटू एक्स है, अगर मैं x की वैल्यू -1 लेता हूं, x की वैल्यू -1 लेता हूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2a2, आगे क्या है प्लस 3a3,
देखिए एक्स की वैल्यू तो मैंने -1 डिसाइड किया है, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1 इंटू 383. So it will be what 383. In this way we will get the answer. So for that we will have to put x is equal to -1 obviously on both sides. लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझने वाली बात है, लिखने की जरूरत नहीं है, समझने वाली बात है, क्योंकि अगर आप एक साइड पे एप्पल बढ़ाते हैं तो दूसरे साइड पे आपको वेट रखना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड एज, क्योंकि तराजू सेम होना चाहिए. तो अगर हम एक साइड पे वैल्यू डालेंगे तो दोनों साइड पे डालना पड़ेगा. अब यहाँ पर हो गया देयरफॉर दिस इज n, x की वैल्यू -1 लिया है तो यहाँ पर हो गया 1, फिर x मतलब -1, x स्क्वायर मतलब +1, रेस टू व्हाट n -1 इंटू 1, x की वैल्यू -1 लिया तो 2 इंटू -1 -2. ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट राइट हैंड साइड में ये 0 लिखेंगे नहीं, a1 x की वैल्यू -1 हो गई तो यहाँ पर हो जाएगा -2a2. यहाँ पर x की वैल्यू -1 है तो -1 का स्क्वायर +1 और ये प्लस तो हो जाएगा +3a3 प्लस एंड सो ऑन. ठीक, x की वैल्यू, अब ये लास्ट टर्म देखने वाली है, लास्ट टर्म में भी थोड़ा सा थिंकिंग है, ऐसे नहीं डायरेक्ट लिख दिया. -1 raised to 2n -1. Now this is what 2n -1 is always a odd number. 2n -1 क्या होगा? odd नंबर होगा. 2n इवन नंबर होता है, 2n -1 odd नंबर होगा. तो -1 raised to odd it is -1. तो जो लास्ट टर्म होगी इट विल बी माइनस, इसके बाद प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर भी माइनस होगी और लास्ट टर्म भी मेरी माइनस होगी 2n a2n. ठीक है, x रेस टू ऑड नंबर मतलब -1 रेस टू ऑड नंबर इट इज -1. क्लियर? तो अब देखिए जो मेरा रिजल्ट है यहाँ पर जो पूछा गया है वही इधर आ गया. तो इसका आंसर कहाँ पर है? फिर लेफ्ट हैंड साइड पर. क्या आंसर है? n, ये 1 -1 कट हो गया, 1 रेस टू वॉट एवर इट इज 1. यहाँ पर 1 -2 -1 इज इक्वल टू, ये मेरा आंसर है n इंटू -1 विच इज इक्वल टू -n. ठीक, तो अब इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव आपको क्यों निकालना पड़ा उस चीज को समझिए. जो कोएफिशिएंट हमारे पास पूछे गए हैं और जब मैंने यहाँ पर लिखा एक्सपेंशन, जब लिखा तो एक्सपेंशन में आप देखिए सबसे पहले a0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो a0 नहीं है, यहाँ पर a0 नहीं है. इसका मतलब कांस्टेंट को मुझे एलिमिनेट करना होगा एंड दैट कैन बी डन यूजिंग डिफरेंशिएशन. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, और आपको काफी एक मिलती है कि जो टर्म्स है, देखिए मेरा एक्सपेंशन के जो टर्म्स है दे आर व्हाट प्लस 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 प्लस, ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव, ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव. ठीक है, तो इस एक्सपेंशन में अगर मुझे प्लस माइनस लेना होगा तो मुझे क्या करना होगा? x की वैल्यू -1 रखनी पड़ेगी. तो ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस होगी, ये प्लस होगी, ये माइनस होगी. ठीक, लेकिन यहाँ पर x की टर्म ये माइनस हो जाएगी, मुझे तो प्लस चाहिए, ये प्लस रहेगी, मुझे तो माइनस चाहिए, तो ये भी एक चेंज आ रहा है. और जो तीसरी चीज, ये कोएफिशिएंट 2, 3 या फिर 2n, ये कोएफिशिएंट कैसे आएंगे? डेरिवेटिव निकालने के बाद ही वो आते हैं. x स्क्वायर का 2 हो गया, x क्यूब का 3 आ गया. सो फॉर दैट वी हैव टेकन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ द साइड्स. क्वेश्चन नंबर 161. क्वेश्चन इज C1 प्लस 4C2 plus 7C3 plus and so on up to 3n minus 2 Cn is equal to how much? So now this question is based upon all questions of this type are based upon what? Based upon properties of binomial coefficients. These questions are based upon properties of binomial coefficients. Clear? अच्छा, एक बीच में पता नहीं क्यों याद आ गई,
याद आ गई तो बोल देता हूँ। जो आप टेस्ट के पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है, टेस्ट के पेपर जो आप सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखिए। मतलब ये फिर पता नहीं मुझे कब याद आएगा, तो अभी याद आ गया तो बोल देता हूँ। फर्स्ट थिंग, हैंड राइटिंग। किसी किसी का हैंड बहुत पुअर है। देखिए मैथ्स में भी हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैथ्स में भी हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट आहे. बिलकुल त्याला मराठीमध्ये आहे म्हणजे एकदम चिड्या मुंग्या काढू नका. चिड्या मुंग्या छोटं छोटं काय ते काही दिसत नाही काय लिहिलेलं आहे. तुझं तुम्ही म्हणता ना मी छोट्या अक्षरात लिहिल्यानंतर काय होतं, ब्लर होऊन जातं. तसंच ज्यावेळेस तुम्ही खूप छोट्या हँडरायटिंग मध्ये लिहित असता काहीच कळत नाही ते काय लिहिलंय तुम्ही. ठीक आहे, मी पेपर चेक करतो, माझं काम आहे, पण बोर्डला तो पेपर व्यवस्थित चेक केला जाणार नाही. जरी तुमचा क्वेश्चन बरोबर असेल तरी त्या ठिकाणी काहीतरी तुमचे मार्क्स मायनस होणार. तर तो एक पॉइंट लक्षात ठेवा. सर्वात महत्त्वाचं काय सांगितलं मी तुम्हाला, हँड रायटिंग पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, ज्यावेळेस तुम्ही ऍडोब स्कॅन यूज करता आहे त्यावेळेस ओरिएंटेशन एकच ठेवा. हा कुठला वर्ड आहे ओरिएंटेशन? जे MSc IIT करतायत किंवा ज्यांना कम्प्युटर बद्दल माहिती असेल किंवा जे कम्प्युटरमध्ये MS ऑफिस वगैरे यूज करत असतील त्यांना माहिती असेल ओरिएंटेशन. लँडस्केप किंवा पोर्ट्रेट, एकतर लँडस्केप काढा किंवा पोर्ट्रेट काढा. काही फोटो लँडस्केप मध्ये, काही फोटो पोर्ट्रेट मध्ये. असं कसं का? फक्त मोबाईल मी असा चेक करत असतो ते असं आडवं करावं लागतं मध्ये, त्या ठिकाणी सुद्धा काही मिस होऊ शकतं. तर ही एक काळजी घ्या. ओरिएंटेशन नेहमी एकतर तुम्ही लँडस्केप किंवा किंवा पोर्ट्रेट ठेवा, वाटेवर, पण जे ठेवणार शक्यतो आपलं जे पेज आहे, ठीक आहे, पेज जे आहे आपलं ते पोर्ट्रेट मध्ये व्हर्टिकली आहे. मग व्हर्टिकलीच तुम्ही सगळे पिक्चर्स काढायचे आहेत. ठीक, पेन तुम्ही चेंज करता आहे. तिसरी गोष्ट ओरिएंटेशन आहे तुमचं नेहमी व्हर्टिकल असलं पाहिजे. लँडस्केप पोर्ट्रेट शब्द यूज नाही करत, व्हर्टिकल यूज करतो. ओरिएंटेशन सगळ्याच पिक्चर्स साठी. ठीक आहे, ऍडोब स्कॅन मध्ये ऍडोब स्कॅन उघडल्यानंतर तुम्ही फक्त आपल्याला क्लिक करायचं असतं, ऑटोमॅटिक पिक्चर घेत चालतो. जास्त वेळ त्यात लागत नाही. फोटो काढून नंतर ऍडोब स्कॅन मध्ये नाही टाकण्याचा. आपण डायरेक्ट ऍडोब स्कॅन ओपन करायचं, डायरेक्ट त्याच्यावर धरायचं डॉक्युमेंटवर, म्हणजेच आपल्या तुमचे जे काय पेपर आहे त्याच्यावर, आणि तुम्ही त्या पद्धतीने फोटो काढू शकता. तिसरी गोष्ट, नाव बरेच जण टाकत नाही. सो नेम शुड बी ऑन ईच पेज. एकच वेळा लिहा पण प्रत्येक पेजवर लिहा. नेम ऑन ईच पेज. प्रत्येक पेजवर नाव असलं पाहिजे. चौथं, फाईल नेम. फाईल नेम, फाईल नेम सुद्धा प्रॉपर तुम्ही द्यायला पाहिजे. तुम्ही ज्यावेळेस त्याला सेव्ह करता, ते डॉक्युमेंट ज्यावेळेस सेव्ह होतं त्यावेळेस ते येतं ऑटोमॅटिक काहीतरी नाव येतं. ते ऑटोमॅटिक जे काय नाव आलेलं आहे ते तुम्हाला काढून टाकायचं आहे. त्या ठिकाणी नेमचा एक फॉर्मॅट ठेवा. नेमचा फॉर्मॅट या पद्धतीने ठेवा. फाईल नेम कसं लिहिणार तुम्ही, तुमचं नाव जे काय असेल ते लेटर से मंदार, आणि मग याच्या पुढे अंडरस्कोर करून डेट. डेटचा फॉर्मॅट सुद्धा एकच फिक्स ठेवा. लेटर से आता आपली होणार उद्या किंवा परवा होईल सपोज टेस्ट. ठीक, 17 आहे, 18 आहे, 19, 20, तर 20 जुलै. ठीक आहे, 20 जुलै असेल किंवा 20 ऑक्टोबर म्हणा, आणि इकडे तुम्ही टेस्ट लिहून देऊ शकता, अंडरस्कोर टेस्ट. लक्षात ठेवा, मंदार म्हणजे तुमचं नाव, अंडरस्कोर 20 ऑक्टोबर अंडरस्कोर टेस्ट. आणि हाच फॉर्मॅट क्लासवर्क आणि होमवर्कला सुद्धा वापरायचा. ज्यावेळेस तुम्ही क्लासवर्क होमवर्क कधी मागवणार, क्लासवर्क मी शक्यतो मागवत नाही, कधीतरी मागवेल. होमवर्क ज्यावेळेस मी मागवणार त्यावेळेस सुद्धा तेच. ठीक आहे, मृणाल असेल किंवा प्रणव असेल, अंडरस्कोर डेट, अंडरस्कोर होमवर्क HW किंवा CW किंवा टेस्ट. क्लिअर? सो या पद्धतीनेच तुम्ही ते पाठवायचे आहेत. ठीक, नाव प्रत्येक पेजवर तुमचं पाहिजे. पेन चेंज करू नका. आय डोंट नो वाय की तुमचा पेन काय चेंज होतो नेमकं, म्हणजे पेन संपून जातात का? ब्ल्यू पेन दिसतो मला एकाच पेपर मध्ये 4 पेजेस लिहिलेले असतात. त्या 4 पेजेस मध्ये काही ब्ल्यू पेन नाही, काही ब्लॅक पेन नाही. मला वाटतं काही काही जण ते पेन्सिलने सॉल्व्ह करतात बहुतेक तुम्ही. ते रफ असतं पण ते क्लिअर करायला वेळ मिळतच नाही, आणि मग तसंच तुम्हाला ते सबमिट करून द्यावं लागतं. लक्षात घ्या, बोर्ड एक्झामला पेन्सिलने लिहिलेलं वगैरे काहीही ऍक्सेप्ट होत नाही. सो टेस्ट ज्यावेळेस आपण देतो आहे, इट इज अन एक्झाम.
जे काय रफ वर्क करायचंय ते तुम्ही रफ वर्क वेगळं करा, पण या ठिकाणी मात्र तुम्ही फेअर करणार आणि त्या पद्धतीनेच पाठवणार. क्लिअर आहे सर्वांना? हँड रायटिंग हे लक्षात आलं असेल कुणाच्या, मला नाव नाही घ्यायचंय, लक्षात आलं असेल. ज्यांचं हँडरायटिंग पुअर आहे त्याने हँडरायटिंग प्रॉपर करा. हँडरायटिंग खराब होण्याचं कारण काय? डॉक्टर लोकांचं हँडरायटिंग खराब असतं. खराब असतं म्हणजे ते फक्त त्यांनाच वाचता येतं. कुणाला? ते मेडिकल शॉपवाले, बरोबर. भरपूर लिहिल्यानंतर हँडरायटिंग खराब होण्याचे चान्सेस असतात, पण भरपूर लिहायचं नाही ना. जे काय भले ठीक आहे, थोडंसं कमी लिहा पण व्यवस्थित लिहा. ठीक आहे, एक गणित कमी सॉल्व्ह करा पण व्यवस्थित सॉल्व्ह करायचं आहे आपल्याला. बोर्ड नुसार परत सांगतोय, कारण सगळीकडेच मार्क्स जाण्यापेक्षा एखाद्या गणिताचे मार्क गेले तर चालतील, पण बाकी प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला फुल मार्क्स मिळाले पाहिजे. ठीक, तर इतके सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवा. एक मध्येच लक्षात आलं मला म्हणून सांगून दिलं. बर, नेक्स्ट थिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स. आता प्रॉपर्टीज ऑफ बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स हे जितके काय क्वेश्चन्स या टाइपचे आहेत ना, C0, C1, C2 असे येत असतील, सो दे आर बेस्ड अपॉन प्रॉपर्टीज ऑफ बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स. क्लियर? There are number of properties. We will see which property we will be using in this question. So here we are having C1, C2, C3 up to Cn. पण या सर्वांचे जे कोएफिशिएंट आहेत ते मात्र वेगवेगळे आहेत. कोएफिशिएंट बघू शकता तुम्ही कसे आहेत. इथं 1, पुढे 1 + 3 म्हणजे 4, 4 + 3 म्हणजे 7, आणि अशा पद्धतीने हे सगळे +3 होत गेलेला आहे. ठीक, so this can be written as आता प्रत्येक ठिकाणी जर हा +3 चा मल्टिपल जर आपण साईडला काढून घेतला तर आपल्याला याला असं लिहिता येईल 3C1 + 3C2 + 3C3 + and so on up to 3n Cn. काय केलं मी? सर्वांना कोएफिशिएंट 3 घेऊन टाकला. सर्वांना कोएफिशिएंट घेतलेला आहे 3 3 3 3 या पद्धतीने. So here we will be using C1, we are writing as 3Cn, 6C2, 9C3 up to 3n Cn. Now जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो हमने क्या कर दिया? बेसिकली देखिए, 3 - 2 1C1, 6 - 2 4 हो जाएगा, 9 - 2 7 हो जाएगा, और वैसे 3n - 2 यहाँ पर मिलेगा. ठीक है, मतलब जो भी मैंने लिखा है इसमें से आप मुझे हर एक चीज, मतलब हर एक कोएफिशिएंट को -2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर लेना होगा. तो ये 3C1 है, इसमें से मुझे -2 करना होगा. ठीक है, -2C1, इसमें से करना होगा -4C2, इसमें से करना होगा -7C3. तब जाके आपको मिलेगा, जैसे 3C1 - 2C1, इट इज C1, 6C2 - 2C2, so it is 4C2, 9C3 - 2C3, so it is 7C3. वैसे सिमिलरली 3nCn माइनस, यहाँ पर माइनस डॉट 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 इधर कर देना -2Cn, तो क्या हो जाएगा? 3n - 2Cn. तो दिस इज इक्वल टू 1. अब जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें से अगर हम 3 कॉमन लेते तो ब्रैकेट में जाएगा C1 + 2C2 + 3C3 + and so on up to nCn. फर्स्ट ब्रैकेट में जो बाकी टर्म्स हमने माइनस में लिखे हुए हैं उसमें से अगर मैं -2 कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? C1 + C2 + C3 up to Cn. अब यहाँ पर 2 अलग अलग फार्मूले यूज होने हैं, 2 अलग अलग प्रॉपर्टीज ऑफ बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स यूज होंगे. तो फर्स्ट वाला है, इसके लिए हम यूज करेंगे 9 का 7th प्रॉपर्टी है. देखिए, C1 + 2C2 + 3C3 + and so on up to nCn is nothing but 2n × 2n - 1.
ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट देखिए 9th में 7 C1 plus 2C2 plus 3C3 up to NCL, ये प्रॉपर्टी होगी। एंड दिस वन इज फ्रॉम बोर्ड्स, ये बोर्ड में भी है। दिस इज 9 फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज नथिंग बट C1 plus C2 plus C3 plus and so on up to Cn is 2 raised to n. So this is 2 raised to n. तो आंसर हो जाएगा आपका 3 इन ब्रैकेट 2 raised to n minus 1 n into 2 raised to n minus 1. ठीक, और माइनस हो जाएगा 2 इंटू, अच्छा C0 नहीं है यहाँ पर, C0 प्लस C1 आपका जो फार्मूला है दिस वन इज फॉर C0 प्लस C1 प्लस C2। ठीक, तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 2 raised to n, इधर लिख दिया मैंने अगर प्लस किया, सो दिस विल बिकम व्हाट, जो C1 प्लस C2 प्लस C3 है आपका अप टू Cn, इट विल बिकम 2 raised to n माइनस C0 मतलब कि 1। सो दिस ब्रैकेट विल बिकम 2 raised to n minus 1. Now let us simplify this. So this becomes 3n 2 raised to n minus 1. ये दोनों एक दूसरे माइनस टू ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 raised to n, so it is 2 raised to n plus 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2। ठीक, अब जो ऑप्शंस आपके पास है उस ऑप्शंस में देखिए कौन सा ऑप्शन मैच होता है इसके साथ। नंबर कौन सा है, 161। देखिए प्लस 2 में अगर हम जाते हैं प्लस 2 में तो ऑप्शन बी मैच होता है, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि 3n माइनस 4 रेस टू आना चाहिए, तो 2 रेस टू n माइनस 1 आपको कॉमन लेना होगा। अब इन दोनों टर्म्स में तो प्लस 2 कीपिंग एज इट इज, यहाँ पर n है यहाँ पर भी n है, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया 2 रेस टू n माइनस 1 कॉमन लिया। ठीक है, अब कॉमन लेने का कंसेप्ट समझिए, जब हम 2 रेस टू n माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो 2 रेस टू n माइनस 1 कॉमन बाहर आ गया, इधर क्या बच गया 3n, तो बहुत आसानी से ध्यान में आ जाता है। माइनस यहाँ पर क्या नंबर आएगा, यहाँ पर क्या नंबर आएगा, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, जब मैं 2 रेस टू n माइनस 1 कॉमन ले रहा हूँ तो इसका मतलब इस टर्म से, मतलब 2 रेस टू n माइनस 1 से मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ। इसको जैसे पहले को डिवाइड कर दिया मैंने 2 रेस टू n माइनस 1 से, तो ये कट हो गया और इसलिए 3n बचा है, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, इधर 2 रेस टू n प्लस 1 है, इसको आप डिवाइड करेंगे 2 रेस टू n माइनस 1 से, तो ये कितना हो जाएगा 2 रेस टू n प्लस 1, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, n माइनस 1 कट होगा 2 रेस टू 1 प्लस 1 मतलब कि 2। ठीक, तो यहाँ पर बचेगा माइनस के बाद 2 का स्क्वायर मतलब कि 4 प्लस 2, so that is I think option B. Yes, it is option B. ठीक, तो इस दोनों में से 2 रेस टू n माइनस 1 कॉमन लेने का कंसेप्ट इस तरीके से काम करेगा। और यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज जो दोनों है, प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट, दिस इज फ्रॉम बोर्ड्स C0 टू Cn, जो सम होता है हमारा इट इज 2 रेस टू n, तो C1 टू Cn कितना होगा 2 रेस टू n एंड माइनस दिस C0, C0 मतलब होता है 1, NC0 इज ऑलवेज 1, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1। और जो 7th प्रॉपर्टी हमने देखा C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 यहाँ पर है, इट इज n इंटू 2 रेस टू n माइनस 1। Let us take next question. Just a second. कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लीजिए।
वीडियो थोड़ा सा ब्लर हो सकता है, नेट का इशू, क्योंकि आज वाईफाई ठीक से काम नहीं कर रहा है मेरा, तो आई एम यूजिंग मोबाइल नेट। अच्छा, और दूसरी चीज, जिनके पास वोडाफोन आइडिया होगा उनका तो अपना खुद का ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं वोडाफोन आइडिया मेरे पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 163, if 1 plus x bracket raised to n is equal to c0 plus c1x plus c2x square plus and so on up to cn x raised to n, then the sum c0 plus c0 plus c1 plus c0 plus c1 plus c2 plus and so on up to last bracket is sum of all the coefficients. See up to cn minus 1. The last step is up to cn minus 1. Okay. Okay. So you have to find out value of this. अब यहाँ पर दिस इज गिवन, अगर एक गिवन नहीं भी होता तो भी आपको मालूम है C0, C1, C2 ये क्या होते हैं? दे आर बेसिकली NC0, NC1, NC2। ये जो दीज आर ऑल व्हाट? NC0, NC1, NC2। ठीक, दीज आर बायनोमियल कोएफिशिएंट्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन का पैटर्न पहले समझिए। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट इज C0, देन सेकंड C0 प्लस C1, टू टर्म्स का टू बायनोमियल कोएफिशिएंट्स के एडिशन है। The C0 plus C1 plus C2 थ्री बायनोमियल कोएफिशिएंट्स की एडिशन है। ऐसे आगे जाता जाएगा, मतलब नंबर ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट्स हर एक ब्रैकेट में अभी बढ़ते जाएंगे और लास्ट ब्रैकेट में C0, C1, C2 से लेकर Cn-1 तक सम। क्लियर? अब इसको जब हम ऐड करेंगे, ऑल दीज आर इन सम, जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए C0 कितने टाइम आएगा? यहाँ पर हो गया एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है। दिस इज वन टाइम, दिस इज टू टाइम, दिस इज थ्री टाइम्स। तो दिस टोटल अप टू दिस पॉइंट इट विल बी टोटल n टाइम्स, टोटल n टाइम्स। अब ये भी एक चीज समझने वाले कि इसको आप कैसे समझे कि टोटल n टाइम्स होगा या फिर n-1 टाइम्स होगा। देखिए अब यहाँ पर वन टाइम हो गया, इधर टू टाइम्स, here it is two times, it means this one plus one, it is two times। यहाँ पर देखिए यहाँ तक कितने हो गए C0? 1 2 3। अब ये 3 नंबर कैसे मिला आपको? तो दिस इज 2 प्लस 1, दिस इज 3। सो लास्ट यहाँ तक C0 कितने हो जाएंगे? n-1 प्लस 1, मतलब कि n। यहाँ तक टोटल C0 कितने हो जाएंगे? n। तो मैंने C0 प्लस C0 प्लस C0 कर दिया, सो आई गॉट दिस n/C0। ठीक है, प्लस अब मैं C1 ऐड करते जाऊंगा। अब एक बार मुझे मालूम हो गया कि C0 कितने इसमें n है, तो C1 कितने होंगे? उससे एक कम होंगे, क्योंकि यहाँ पर C1 नहीं है, बाकी हर एक जगह पर C1 है। तो जब मैं C1 ऐड करते जाऊंगा तो C1 कितने होंगे मेरे पास? n-1 C1 हो जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से जब मैं C2 ऐड करते जाऊंगा तो C2 भी एक से और कम हो जाएंगे, मतलब कि मेरे पास n-2 C2 होंगे। क्लियर? एंड प्लस एंड सो ऑन, मेरे पास इस तरीके से C2 भी खत्म हो गया। अब इसी तरीके से C3 होंगे, n-3 C3 होगा, n-4 C4 होगा। ठीक, और इस तरीके से जो लास्ट में बचेगा Cn-1 इट विल बी सिंगल। जैसे मेरा ये C0 आया था, ये पूरे n टाइम्स आया था हर एक बार, ये जो है ये इसमें पहली वाली टर्म में नहीं होगा, मतलब कि दिस इज द लास्ट टर्म विच इज नथिंग बट Cn-1।
फिर कितने C0 है, कितने C1 है, कितने C2 है, सब लिख दिया। नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए सीरीज, दिस इज द फॉर्म ऑफ ए सीरीज। ठीक, अब ये किसकी सीरीज है? सो दिस कैन बी रिटन एज समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस r इंटू CR। आपको यहां से मिलेगा जनरल टर्म, आप इसको देख सकते हैं जनरल टर्म के तौर पर, किसी भी एक को, जिसको ना देखिए या फिर इसको भी ना देखिए, बीच में देखिए, तो पैटर्न आपको समझ में आएगा। n-1 C1, n-2 C2। तो जब मैं r की वैल्यू जिस तरीके से हम लेंगे, दिस इज n-2 C2, so it is n-r CR। r की वैल्यू हम लेते जाएंगे, जैसे मैंने जब r की वैल्यू 0 लूंगा तो क्या हो जाएगा, n-0, मतलब n C0 यहाँ पर हो गया, फिर n-1 C1 यहाँ पर हो गया, n-2 C2 ये टर्म हो गई। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कि इसका सम अब मुझे करना है। अब समेशन में, मल्टीप्लीकेशन में आप सम सेपरेट नहीं कर सकते, तो आपको ये CR दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, तो हो जाएगा समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n, CR दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब n इंटू CR। ऑलवेज राइट दिस NCR एज n इंटू CR, ये तो फिर वो NCR इधर हो जाएगा, n इधर आप समझ लेंगे, तो n इंटू CR माइनस समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n r इंटू CR। ठीक, सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर r वैल्यू हो रहा है 0 से लेके n तक, तो n इज व्हाट, n इज अ कांस्टेंट, सो n रिमेंस एज इट इज, एंड समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n CR माइनस समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n r इंटू CR। दिस इज नथिंग बट n इंटू, अब समेशन CR कितना होता है? समेशन CR मतलब क्या हुआ, C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn, सो इट इज व्हाट, 2 रेज़ टू n। ठीक, माइनस, और ये जो है हमने अभी जो प्रॉपर्टी यूज किया, सो अगेन मतलब लास्ट क्वेश्चन में जो दो प्रॉपर्टी हमने यूज की, यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी बहुत छोटा हो गया, ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 2 रेज़ टू n, ये n इधर से आया है, ये n फार्मूला में नहीं है, फार्मूला बस ये है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है। फिर हमने सेवंथ प्रॉपर्टी देखी थी, सेवंथ प्रॉपर्टी लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने लिखा था, सेवंथ प्रॉपर्टी 0C0, सो इट इज 0, फिर 1C1 मतलब कि C1, 2C2, 3C3, 4C4 up to NCN, so answer of this is n into 2 raised to n minus 1। प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट फर्स्ट एंड सेवन, जो लास्ट क्वेश्चन में भी यूज किया हमने। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर n कॉमन है, 2 रेज़ टू n माइनस 1 भी कॉमन होगा, सो n इंटू 2 रेज़ टू n माइनस 1 कॉमन। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, देखिए इधर n तो कॉमन आ गया, अब 2 रेज़ टू n था, इसमें से मैंने 2 रेज़ टू n माइनस 1 कॉमन लिया, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 रेज़ टू n को 2 रेज़ टू n माइनस 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, सो इट विल बिकम 2 रेज़ टू n माइनस n प्लस 1, मतलब कितना हो जाएगा, 2 रेज़ टू 1, तो यहाँ पर बचेगा 2 रेज़ टू 1 मतलब कि 2 माइनस n कॉमन ले लिया, 2 रेज़ टू n माइनस 1 ये भी कॉमन आ गया, तो बचा कुछ भी नहीं, मतलब कि 1, एंड 2 माइनस 1 हो गया 1 इंटू दिस, सो इट इज n इंटू 2 रेज़ टू n माइनस 1।